وہ लाउंज में बैठा सिगरेट पी रहा था। बीजान की नजर जैसे ही हातिम की तरफ गई तो इनकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। हातिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ पर बैठे हुए। बीजान ने सख्त लहजे में बोला था। इनकी बात सुन के वो तंजिया अंदाज में हंसता हुआ कहने लगा, बीजान, आपकी बस शादी की ख्वाहिश थी, अब मैं कमरे में जाके क्या करूँगा? वो सख्त लहजे में गोया हुआ था। बीजान जानती थी कि वो शादी नहीं करना चाहता, मगर बीजान इसके पास आ गई, आहिस्तगी से इसके चेहरे को अपनी तरफ करने लगी तो इसकी आंखों के कोने नम थे, जैसे वो अपनी अजियत छुपाने की कोशिश कर रहा हो। देखो, मेरा बच्चा है, जो चले जाते हैं इनको याद करके बाकी की अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जाती। लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्यों तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो? कमरे में तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, क्या तुम इसके पास नहीं जाओगे? क्या तुम इसे मोहब्बत नहीं दोगे? बीजान नरमी से इससे पूछ रही थी। इसने बीजान को देखा और कहने लगा, नहीं नहीं है मेरे पास किसी के लिए कोई मोहब्बत। वो सख्त लहजे में गोया हुआ था, लेकिन मैं तो मरने से पहले चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। इसने एकदम से बीजान की तरफ देखा। सीरियसली बीजान, आपकी शादी की ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, इसके बाद अब मुझे आप ब्लैकमेल करके ये कदम मुझसे नहीं उठवा सकती। देखो, वो मासूम सी बच्ची है, इसमें इसका क्या कसूर है? मैंने तो इस वजह से एक पठानी प्यारी सी लड़की लाई थी ताकि वो प्यारी सी तुम्हारे दिल पर राज करे। वो हंसने लगा था। बीजान, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं किसी को भी मोहब्बत नहीं दे सकता। अगर मैं इसके करीब जाऊंगा भी तो वो कभी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और बीजान को हैरत हो रही थी, वो कभी उम्मीद ही नहीं कर सकती। ठीक है, वो इनके सामने ऐसे भी बात करेगा। वो गुस्से में उठ के कमरे की तरफ चला गया। आज तक इसने बीजान की कभी कोई बात रद्द नहीं की थी। इसने 2-3 दफ़ा इस लड़की को भी बोला था कि शादी से इनकार कर दो, लेकिन इसने नहीं किया था। इस लड़की पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। इसने आगे गुस्से में कमरे का दरवाज़ा खोला। पलवशा सामने दुल्हन बनी बैठी हुई थी। इसके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। आने वाले लम्हात के बारे में सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इसे तो हमेशा अपनी कास्ट के मर्दों से डर लगता था। इसे पठानों से खौफ महसूस होता था। इसे ऐसे लगता था कि शायद पंजाबी मर्द मोहब्बत करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रखने वाले होते हैं। वो एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहाँ इसने हमेशा पाबंदियाँ लगती हुई ही देखी थी। कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई तो इसका दिल थक से रह गया। बीजान ने इसके दिल में कितने ख्वाब सजाए थे, मेरा पोता तुम्हें ऐसे रखेगा, वैसे रखेगा, और इनके ख्वाबों के तहत वो इसकी सेज सजा के बैठी हुई थी। जब वो आके इसके सामने बैठा, एकदम से इसकी ठोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया, खूनख्वार निगाहों से इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। हो तो तुम बहुत ज़्यादा हसीन, मगर अफसोस कि मैं तुम्हें अपनी नफ़रत के काबिल भी नहीं समझता। ये कहते हुए इसके करीब होता, एकदम से इसके लबों के ऊपर झुक गया था। वो इससे दूर होने की कोशिश करने लगी। इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर कर गई। वो तो मोहब्बत भरी बातों की उम्मीद कर रही थी, वो तो ऐसे रवैये की उम्मीद ही नहीं कर रही थी। बेडशीट को इसने बहुत शिद्दत से अपने हाथों में दबोच लिया। वो जैसे ही इससे अलग हुआ तो इसके चेहरे पर आए हुए आंसुओं को देखने लगा था। अरे अरे, तुम रोने क्यों लग गई हो? वो नरमी से इसके आंसुओं को साफ करते हुए तंजिया अंदाज में बोला था। वैसे पठानी ही हो ना? वो इसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोला था। इसकी फूली फूली गालें, इसके सब्ज आंखें, वो बहुत हसीन थी। वो किसी मर्द को भी अपनी तरफ माइल कर सकती थी। सबसे बढ़ के इसके चेहरे पर छाई हुई दुनिया, जहाँ की मासूमियत अगले ही लम्हे वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ इसके ऊपर झुक गया था। अब की बार इसके लम्स में नरमी थी और वो खुद नहीं जानता था कि इतनी नरमी कहाँ से आ गई थी। इसकी ज्वेलरी उतार के फेंकने लगा था। वो तो कभी ऐसी उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। अगले ही लम्हे वो इससे अलग हुआ और कहने लगा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। चेहरे पे मासूमियत छाई हुई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजूद से औलाद पैदा करवानी है, क्योंकि बीजान की ये ख्वाहिश है। जब तक बीजान इस घर में है
जब तक वो मुझे छोड़ के नहीं जाती तब तक तुम इस घर में रहोगी, लेकिन जैसे ही बीजान मुझे छोड़ के मेरी ज़िंदगी से चली जाएंगी, इस दिन के बाद मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला था और इसका तो दिल धक से रह गया था। इनकी ज़िंदगी में कुछ होता था या नहीं होता था, लेकिन तलाक का तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। वो रोते हुए से देखने लगी। इसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बहने लगे। अगले लम्हे वो इसके करीब होता तमाम पर्दे गिरा रहा था, इसे अपनी शिद्दतों से आशनास करवाता रहा था। रात भर इसकी सिसकियां कमरे में गूंजती रही थी, मगर इस शख्स को भला फिक्र कहाँ थी। इसे छोड़ता हुआ वो कमरा से बाहर चला गया। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बेड पे बैठी अपनी किस्मत का मातम मना रही थी। वो कितनी खुश थी कि इसके एक ऐसे मर्द के साथ शादी हुई है जो इससे मोहब्बत करेगा, वरना इसकी बाकी जितनी भी बहनें थीं, इसने अपनी सारी बहनों को इनके शौहरों की दरिंदगी का निशाना ही बनते हुए देखा था। वो आहिस्तगी से उठ के जाके आईने के सामने खड़ी हो गई, अपने आप को देखने लगी। इसने अपना कांपता हुआ सफ़ेद हाथ अपनी गर्दन पे रखा था। इसकी सफ़ेद गर्दन पे अनगिनत निशान बने हुए थे। अगले लम्हे वो नीचे ज़मीन पे बैठ गई और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इसकी आंखों में से बस मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। अगले लम्हे वो वहीं गिर के बेहोश हो गई। जब दोबारा से हातिम कमरे में आया था तो पलवशा को यूं ज़मीन पर गिरा हुआ देख के वो थोड़ा परेशान हो गया था। फौरन से इसे बाजू में उठाता हुआ लाके इसे बेड पर लटाया था। इसके चेहरे पे पानी के छींटे मारे तो वो हल्की हल्की होश की दुनिया में वापस आई थी, मगर सामने बैठे हुए हातिम को देख के इसका दिल खौफ के मारे लरजने लगा था। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली और वो इसे देखने लगा था। प्लीज़ हातिम, वो रोते हुए बोली थी और वो हल्का सा डरा ट्राउज़र शर्ट उठाता बाथरूम की तरफ चला गया। अगले दिन वलीमे का फंक्शन था और बीजान इसके चेहरे पर छाए हुए अनोखे रंग देख के बस मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। कहने लगी, माशाल्लाह तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके सारे फैमिली वाले आए हुए थे। वो अपनी माँ को देखने लगी थी। मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए कहने लगी, माशाल्लाह तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। कितना निखार आया है तुम्हारा चेहरे पर। इसके चेहरे को देखते हुए बोली, काश कि ये मेकअप हटा के नीचे बने हुए निशान जो कल इसकी रूह पर जख्म लगाए थे इस शख्स ने। इसकी आप ही मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमें से सबसे ज़्यादा पुरसकून ज़िंदगी तो तुम्हारी होगी, हमारी लाडो की होगी। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी और इसने अपनी बहन की तरफ देखा था। जब इसकी फैमिली वाले गए तो इसे यूं लगा था जैसे वो बिल्कुल अकेली हो गई है और वो वापस पेशावर चले गए थे, जबकि वो यहाँ पर थी और इसे अब डर लगने लगा था। इसे ये इलाका, ये शक्लें अनजान सी महसूस होने लगी थी। इसकी अपनी भरपूर ख्वाहिश होती थी कि वो किसी पंजाबी मर्द के साथ शादी करे, मगर इसे एहसास हो चुका था कि सारे मर्द ही एक जैसे होते हैं, चाहे फिर वो पंजाबी हो या फिर वो पठान हो। इस चीज़ का इसे एहसास हो गया था। इसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो आईने के सामने बैठी हुई थी। इसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। इसकी नीली आंखें बहुत खूबसूरत थीं। इसने अपनी नोज पिन को उतार के साइड पे रखा, अपने कानों से बड़े बड़े झुमके उतारने लगी। वो इस कदर नाजुक थी कि ज्वेलरी के भी निशान इसके नाक पर, इसके कानों पर हर जगह पे पड़ चुके थे। वो अपने हाथों की चूड़ियाँ उतारने लगी तो अचानक एक चूड़ी टूट के इसके हाथ पे लग चुकी थी, जहाँ से हल्का हल्का खून बहने लगा। इसने फौरन से अपना कामता हुआ दूसरा हाथ वहाँ पर रख लिया, टिश्यू के साथ वहाँ से साफ करने लगी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, कोट के बटन खोलता हुआ कोट उतार के दूर फेंका, टाई की नॉट ढीली करता हुआ इसे देखने लगा था, जो हिचकियों के साथ रो रही थी। खुदा के लिए, ये रोने धोने वाली लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। इस कमरे में रहना है तो रोने धोने वाले ड्रामे मत करना, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। इस कदर इसका जहरीला लहजा था कि इसे अपना आप कामता हुआ महसूस होने लगा। वो चेंज करने के बाद सोने के लिए लेट गया। पूरी रात कमरे में पलवशा की हिचकियों की आवाज़ आती रही। सुबह जब पलवशा की आंख खोली तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो सामने ही अनेक्सी में बीजान बैठी हुई थी। मुस्कुराते हुए इसके सदके वारी जाने लगी। कहने लगी, माशाल्लाह तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, इधर मेरे पास आ जाओ। वो बीजान के पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई थी।
बीजान ने मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया। इसके बाद वो नाश्ता करने लगी थी। नाश्ता करने के बाद बीजान ने इससे पूरी हवेली दिखाई थी। घर इनका बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमारी पेशावर में सबसे बड़ा घर था। इसकी बात सुन के बीजान कहने लगी, हाँ माशाल्लाह, मैंने देखा था। तुम्हारे साथ हातिम का रवैया कैसा है? बीजान ने मोहब्बत से पूछा। ठीक है, वो अपने हाथों की उंगलियां चटकते हुए बोली थी। सारी मुलाजमीन बीजान को कहने लगी, माशाल्लाह, अपनी बहू का सदका तो दे दे, ये तो बहुत प्यारी है। इन सब में वाकई में बहुत हसीन लगती थी। फूली फूली इसकी गालें, इसकी खूबसूरत आंखें जो किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकती थी, और सबसे बढ़ के इसके गोल्डन कलर के लंबे घने बाल जिनको इसने अब चुटिया में बांधा हुआ था। बीजान के कहने पे इसने हातिम के आने से पहले इनकी पसंद की डिश बनाई थी। इसे खाना तो बहुत अच्छा बनाना आता था। साथ में इसने हल्का सा फ्रॉक पहना हुआ था जो कि पठानियों वाला था, और इसमें वो मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। बीजान तो इसे देखते निगाहें नहीं हटा पा रही थी। वो इस कदर खूबसूरत थी, मगर हातिम जैसे इंसान को वो कभी नहीं पिघला सकती थी। रात वो काफ़ी देर से वापस आया था। वो अभी तक अनेक्सी में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे वो अनेक्सी आया तो डाइनिंग टेबल पर सर रख के सोता हुआ देख के इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। बेसाख्ता ही इसकी निगाहें इसके सफ़ेद पाँव की तरफ गई थी जहाँ पे मेहंदी लगी हुई थी, और इसने पाँव में पायल भी पहनी हुई थी। इसके हाथों में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ थी, कानों में भी बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। एक बहुत हैवी सा लिबास पहना हुआ था जिसे देख के वो खासा बेजार हुआ था। खुद पे निगाहों की तपिश महसूस करके वो नींद से भी उठ गई थी। सामने खड़े हुए हातिम को देखकर उठने लगी। हातिम की निगाहें जैसे इसकी नींद में डूबी हुई आंखों की तरफ गई थी, इसके हसीन चेहरे की तरफ गई तो वो बेखुदी के आलम में वो इसे देखता रह गया था। आप आ गए हैं, वो मुस्कुराते हुए जैसे ही उठी थी। इसकी चूड़ियों की आवाज़, इसकी पायल की आवाज़ पूरी खामोश अनेक्सी में छन छन की आवाज़ गूंजने लग गई थी, जिससे वो अब की बार बेजार नहीं हुआ था। मगर फिर गुस्सा करते हुए कहने लगा, आज के बाद ये इतने ज़्यादा से जेवरात पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर है, कोई शादी हॉल नहीं जो इतना कुछ पहन के घूम फिर रही हो। वो संजीदगी से गोया हुआ और आके टेबल पर बैठ गया। वो इसके सामने खाना लगाने लगी। तुमने खा लिया है? वो जितना भी लापरवाह हो सकता था मगर फिर भी न जाने क्यों नरमी से इसे पूछ गया था। नहीं, मैंने अभी खाना है। तो आ जाओ, खा लो। मेरा मुंह क्या देख रही हो? वह पहले खाना लेना हमारी तरफ से वाजिब। पहले शौहर खाते हैं, इसके बाद बीवियां खाती हैं, लेकिन हमारी तरफ ऐसा कोई रिवाज नहीं, सब मिलके खाते हैं। बैठ जाओ। वो सख्त लहजे में इसे बैठने का इशारा करने लगा तो वह सामने वाली कुर्सी पर बैठने लगी थी। मेरे साथ वाली कुर्सी पे आके बैठो। न जाने क्यों हातिम की बात इसका दिल चाहा था कि वो इस पे हक जताए। वो बहुत मासूम थी। इसकी बात निगाहें झुका के मान जाने वाली वो आके इसके साथ बैठ गई। यहाँ मेरी प्लेट में चावल डालो। क्या बनाया है? खुद बनाया है? वो संजीदगी से ऐसे पूछता था। जी, बीजान ने बोला था कि आपको पुलाव पसंद है तो मैंने वो बनाया। कौन सा? वो अपने पठानों जैसा बनाया है या फिर हमारे जैसा? वो न जाने क्यों अब इससे चिढ़ाना चाहती थी। वो काबुली पुलाव बनाया है। अब की बार वो मुस्कुराते हुए बोली तो इस शख्स को अंदाज़ा हुआ था कि वो जितनी हसीन थी इससे ज़्यादा तो हंसते हुए इसके गालों में पड़ने वाले गड़े इससे खूबसूरत बना रहे थे। वो वाकई में खूबसूरत थी, और बीजान ने शायद जानबूझ के इतनी हसीन लड़की ढूंढी थी कि वो इसकी तरफ माइल हो जाता। खाना खाने के बाद वो कमरे में चला गया। वो इसकी तरफ माइल हो जाता, मगर जाते जाते इसे एक कप चाय का बोल के गया था। इसे अच्छा तो नहीं लग रहा था नई नवेली दुल्हन को यूं काम कहना, फिर भी कह के चला गया। कमरे में आते वो लैपटॉप खोले मूवी देखने लग गया। हेडफोन लगा के बैठा हुआ था। जब काफ़ी वक्त बाद वो आई तो बेसाख्ता इसकी नज़र लैपटॉप की तरफ गई थी जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रोमानवी किस्म का सीन चल रहा था, जिसे देखते ही इसके चेहरे पर पसीने आने लगे। जैसे हातिम ने इसे देखा तो वो फ़ौरन से साइड टेबल पर चाय रखने लगी। इसके हाथ कांपने लगे थे। क्या हुआ है? वो मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच में मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा। मैं नहीं देख रही थी।
वो इसे अपनी सफाइयाँ देने लगी और वो इसकी मासूमियत देखने लगा था। पूरा चेहरा इसका लाल सुर्ख हो चुका था और वो इसे देखने लगा। अगले लम्हे एकदम से इसकी कलाई से पकड़कर खींचा तो वो एकदम से इसके सीने पर आ गिरी थी। इसका दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़ के बाहर आ जाएगा। इसकी चूड़ियों की छन छन की आवाज़, इसकी पायल की आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। अगले लम्हे इसकी भारी सांसों की आवाज़ भी कमरे में गूंजने लगी थी। वो इसके लबों के ऊपर झुका था। वो खुद नहीं जानता था कि इसे अचानक से क्या हो गया था। शायद जो पहले तक वो मूवी देख रहा था इसका ही ये असर था, मगर जैसे अपनी बीवी को देखा तो अच्छा खासा असर हुआ था। वो जैसे इसे छोड़ा तो वो जल्दी से घबराते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली गई थी। अपने हाथों में मौजूद चूड़ियाँ उतारने लगी, पायल उतारने लगी। इसके बाद इसने एक हल्का सा ड्रेसर उठा के पहना था। इसका दिल अभी तक धड़क रहा था। वो अब तो इस शख्स का सामना भी नहीं करना चाहती थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाती या इसका सामना करती। वो काफ़ी देर तक चेंजिंग रूम की तरफ देखता रहा था कि वो शायद बाहर आए। जब ना आई तो वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया था। काफ़ी वक्त बाद इससे भारी सांसों की आवाज़ आई तो वो भी दूसरी तरफ आकर सो चुकी थी। इसने मुड़ के देखा तो वो इसकी तरफ करवट किए ही सो रही थी। जैसे इसने हाथ बढ़ा के इसकी फूली हुई गाल को छुआ था तो वो नींद में भी डिस्टर्ब हुई थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। अगले लम्हे वो इसके करीब हुआ। इसकी बीवी थी, मगर जैसे एक माजी का ख्याल आया तो फौरन से करवट बदलता हुआ दूसरी तरफ सुकून की नींद सो गया था। वक्त गुजरने लगा। वो इसके साथ ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर जब भी वो इसकी कुर्बत के लम्हात में इसे तकलीफ देने की कोशिश करता तो वो ऐसा कर नहीं पाता था। न जाने कहाँ से इसके लम्स में मोहब्बत आने लग जाती थी। रात का वक्त था। इसे आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। हालांकि बीजान ने बोला भी था कि वो गांव जा रही हैं, इस वजह से जल्दी आ जाना, मगर इसे फिर भी आने तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। जैसे वो घर में आया तो पलवशा हमेशा इसका अनेक्सी में इंतज़ार कर रही होती थी, मगर आज वो अनेक्सी में मौजूद नहीं थी। पलवशा किधर हो तुम? और शायद पहली दफ़ा ज़िंदगी में इसने इतनी दफ़ा इस बेगम का नाम पुकारा था। जब सामने कहीं ना नज़र आई तो वो कमरे में आया। सोफे पे आड़ी तिरछी वो सो रही थी। इसके चेहरे की रंगत बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। इसके पास आया, इसे हाथ लगाया तो इसे बुखार हो रहा था। पलवशा आहिस्तगी से इसकी गाल को छुआ तो इसने आंखें खोल के देखा। आप आ गए, आपके लिए खाना लगवा दूं? वो बहुत नरमी से गोया हुई थी। वो हमेशा ऐसी ही थी। वो जब आता था किसी रोबोट की तरह इसके आगे पीछे घूमने लग जाती थी, मगर वो इसे इग्नोर कर देता था। कभी इसे मोहब्बत नहीं देता था, प्यार नहीं देता था, मगर फिर भी वो हर वक्त इसके काम करती रहती थी और न जाने क्यों वो इसे आजमाना चाहता था। हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। वो जानता था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसके बावजूद भी न जाने क्यों इसे जाने के लिए कह दिया था। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर इसके लिए ले आई। अपने हाथों से बनाया? जी मैंने ही बनाया था। वो नरमी से गोया हुई। ताज़ा बनाया या पहले वाला है? नहीं, मैंने ताज़ा बनाया था। वो इसके चेहरे को देखने लगा था। कुछ पश्तो में सुनाओ, वो खाना खाते हुए से बोला था। जी कुछ पश्तो में? आपको पश्तो आती है? वो नरमी से गोया हुई। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। इसकी बात सुन के वो निगाहें झुका गई। फिर आपको कुछ पता चलेगा तो फिर बता भी देना। अच्छा ठीक है, मैं आपको गाना सुनाती हूँ। वो इसे पश्तो में गाना सुना रही थी और वो बेसाख्ता ही खाना छोड़ता हुआ इसके चेहरे को देखने लग गया था। इसकी सुरीली आवाज़, क्या पश्तो ज़ुबान इतनी हसीन हो सकती है जितनी इस लड़की के मुंह से वो सुन रहा था। वो अगले लम्हे खामोश हो चुकी थी। अभी गाओ, मुझे और भी सुनना है, वो बेसाख्तगी में बोल रहा था। अच्छा, मैं आपको कोई और सुनाती हूँ। खाना खाते खाते वो इसके साथ बातें कर रहा था। वो इसे पश्तो में कुछ जुमले बताती। अगले लम्हे वो जब इसका तर्जमा बताती तो वो हंस हंस के पागल हो जाता था। बातें करते हुए वो इसके चेहरे को देख रहा था। आपको बुखार है? अब की बार वो नरमी से बोला तो वो कहने लगी, हाँ हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं। आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, आप आराम करें। मैं बाहर जा रहा हूँ। किधर जा रहे हैं? हम थोड़ी सी बातें करते हैं ना।
वो मुस्कुराते हुए बोली। इसकी आंखों में छाई हुई चमक को देखने लगा था। इसने थोड़ी देर हंस के बात की थी तो वो कितनी ज्यादा खुश हो गई थी। आप मेरे साथ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करें। आपको पता है मुझे ना पंजाबी मर्द के साथ शादी करने का शौक था। जो पठान होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खड़ूस किस्म के होते हैं, डांटते भी हैं, ज़्यादा हंसते भी नहीं हैं, बहुत अजीब किस्म के होते हैं। मुझे लगता था कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे। वो मासूमियत से अपने जज्बात इसे बता रही थी। वो इसके चेहरे को देखने लगा। लेकिन औरतें वफा होती हैं। वो संजीदगी से गोया हुआ था। आपको पता है मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा वफा निभाऊंगी। मुझे आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन जैसे अभी आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ ऐसे ही रहा करें। मुझे हंसने मुस्कुराने का बहुत शौक है। वो इसके करीब हुआ, इसके गाल को छुआ तो इससे बुखार मजीद तेज हो गया था। आपको बुखार है? अब की बार वो इसकी बात को इग्नोर करते हुए नरमी से गोया हुआ। वो आहिस्तगी से इसके करीब होती इसके कंधे पर अपना सर टिका गई थी। मुझे आपकी कुर्बत चाहिए होती है, जिसमें मोहब्बत होना कि आपकी नफरत होना। अजियत हो, मुझे तकलीफ होती है जब आप मुझ पर गुस्सा करते हैं, आप मुझे डांटते हैं। आपकी पहले वाली बीवी आपको छोड़ के चली गई थी, इसमें मेरा तो कसूर नहीं था ना। मैं तो यहाँ पे बहुत सारे ख्वाब सजा के आपकी ज़िंदगी में आई थी। मुझे तो आपके साथ बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजारनी है। वो इसके हाथों को पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगा था। वो आके इसकी गोद में बैठ गई, इसके हाथ को पकड़ लिया था। शायद वो इससे लाड चाहती थी, जबकि वो संजीदा मिजाज हो गया था। वो बहुत मोहब्बत चाहती थी, जो इस औरत को देना चाहता था जिसने इसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। वो इससे दूर होता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। बेसाख्ता ही पलवशा की आंखों में से आंसू बहने लगे थे। इसका दिल एक लम्हे में टूट फूट गया था। न जाने इससे क्या होने लगा। वो बस हिचकियों के साथ रोए जा रही थी। सुबह तक इसके बुखार मजीद तेज हो गया। सुबह सुबह वो कमरे में दाखिल हुआ था। वो अभी तक जाग रही थी, वो अभी तक रो रही थी। वो इसके पास आया, क्या हुआ है? वो नरमी से गोया हुआ था। इसके ऊपर से कंबल हटाया। तुम रात की सोई नहीं हो? इसके चेहरे को हाथ लगाया तो मुकम्मल तौर पर वो बुखार में तप रही थी। अब तो इसका बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। पागल हो क्या? क्यों रात भर रोती रही हो? वो संजीदगी से इसे देखते हुए बोला तो वो एकदम से इसके सीने से चिमट गई थी। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। अगर आप मुझे मोहब्बत नहीं देना चाहते तो मुझे निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। मुझे आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना। वो इसके सीने से लगी इससे इसकी शिकायतें किए जा रही थी और वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगा। अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करो। वो मोहब्बत से बोल रहा था। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। चूड़ियाँ भी नहीं पहनती, पायल भी नहीं पहनती। इसकी खाली कलाइयों को देखते हुए बोला था। आप बोलते हैं ना छन छन की आवाज़ आती है, तो इस वजह से मैं नहीं पहनती। वो हिचकियों के साथ बच्चों की तरह रो रो रही थी। वो इसे अपनी गोद में बैठाते हुए इसके गिर्द मजबूत हिसार कायम कर गया। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सोना। सो जाओ, ऐसे मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं फिर आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। इसके बालों में हाथ फेरने लगा था। थोड़ी देर बाद वो नींद की वादियों में चली गई। वो इसके चेहरे को देखने लगा। न जाने कितनी देर तक इसके एक एक नक्श को देखता है। अगले लम्हे इसके लबों के ऊपर झुकता हुआ वो अपनी तशनगी मिटाने लगा था और वो शायद नीम बेहोशी की हालत में चली गई थी। जो भी था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो इसके होश में इतनी शिद्दत से इसे नहीं चाह सकता था जितनी शिद्दत से इसके ऊपर झुका अपनी तमाम तर तशनगी मिटा रहा था। इसकी गर्दन के ऊपर झुक गया। वो कसमसाई थी। वो इससे अलग हुआ, इसके चेहरे को देखने लगा। तुम सोच भी नहीं सकती तुम मेरे लिए कितनी अहम होती जा रही हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपनी कुर्बत में तुम्हें तकलीफ ना दे जाऊं। वो झुककर इसकी पेशानी पे बोसा दे गया था। जब वो उठी तो वो इसके पास ही बैठा हुआ था। उठ गई हो आप? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। वो मासूम बच्चों की तरह बोल रही थी। आ जाओ, नीचे चलते हैं ना। खाना मैंने बनाया था। आपने बनाया था? वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। हाँ जी, बिल्कुल अपने हाथों से बनाया था। चलो। अब वो एकदम से इसे अपने बाजू में उठा गया था। क्या करें, मैं गिर जाऊंगी। मोटो, तुम नहीं गिरती। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला था। कहाँ से मैं मोटो आपको लगती हूँ?
इतनी तो मोटी नहीं हूँ, मेरी नज़र में तो मोटी ही हो ना। वो इसके फूले गालों को देखते हुए मुस्कुराता हुआ बोला। इसे बाथरूम की तरफ ले गया, वहाँ पे खड़ा करते हुए इसके फेस को वॉश किया, टॉवल से खुश करने लगा। मैं कोई आपके लिए छोटी सी बच्ची हूँ जो आप ऐसे कर रहे हैं? बिल्कुल छोटी सी बच्ची हो। वो इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए अपनी बाहों में उठाते हुए यूं ही इसे नीचे ले गया, लाके इसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया था। अपने हाथों से इसे सूप पिलाने लगा। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। मुझे बिल्कुल ऐसे ही शौहर चाहिए था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला। वो मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। अच्छा, आप कल सवात जा रही हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला। आपके बाबा कह रहे थे वहाँ पे हमारा घर खाली पड़ा हुआ है, अगर आप लोग रहने के लिए जाना चाहते हैं तो चले जाएं। बीजान भी कह रही थी कि वो अभी 1 महीना गाँव रहना चाहती हैं, तो हम सवात चलें। इसकी आंखों में देखते हुए बोला था। सच में आप मुझे सवात लेकर जाएंगे? वो मुस्कुराते हुए बोली थी। वो इस बात में सर हिलाने लगा। लेकिन पहले मुझे एक पश्तो में गाना सुनाओ। वो हंसते हुए, मुझे शर्म आती है। इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं ना, प्लीज सुनाओ। अगले लम्हे वो इसके सीने में अपना चेहरा छुपाती से पश्तो में सॉन्ग सुना रही थी। सच में आप मुझे सवात ले जाएंगे? वो इस बात में सर हिलाने लगा। हाँ, बस आज मैं ऑफिस से छुट्टियां लेकर आया था। वो मुस्कुराते हुए इसे बता रहा था और अगले दिन वो सवात की हसीन वादियों में थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बुखार इससे पहले भी था, लेकिन सवात के नाम पे तो इसका सारा बुखार ही गायब हो गया था। मगर अभी भी वो हल्का हल्का बुखार महसूस कर रही थी। वो इसकी हर पसंद की जगह पर इसे लेकर गया था, इसकी हर फेवरेट जगह दिखाई थी। वो कहने लगी, आपको पता है बाबा हमें लेकर ही नहीं आते थे। हमारी सारी बहनों को जिस जिस जगह पे जाने का शौक था वो अपने शौहर के साथ ही वहाँ जाती थी, ऐसे हमें नहीं जाने देते थे। वो मुस्कुराते हुए इसे देखते हुए बोली। अच्छा, ऐसी बात है? वह इस बात में सर हिलाने लगी। मुझे लगा था पठान काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुके होंगे। अब तो खुली आज़ादी मिलती होगी। नहीं मिलती है आज़ादी, लेकिन हमें थोड़ी हदूद में रहकर आज़ादी दी जाती है। वो मुस्कुराते हुए इसे बता रही थी। तो हमने ही आपको आज़ादी दी हुई है, देखो अपनी हदूद में ही लेके आपको घुमाने फिराने के लिए आ गए हैं। वो मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोला। इसकी आंखों पे बोसा दिया। इसके बाद वो लोग वापस आ गए थे। वो घर बहुत खूबसूरत था। वैसे मैंने कभी ये अपना घर नहीं देखा था। हाँ जी बिल्कुल, आपने नहीं देखा था, लेकिन अब देख लें। वो हंसते हुए बोला था। इसे लेकर कमरे में आ गया। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। इसकी बात सुन के एकदम से इसे खींचा तो वो सीधा इसके सीने से जा लगी थी। तुम्हें पता है, एक लड़की थी मेरी ज़िंदगी में जिससे मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मैं इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, बहुत टूट के चाहता था, और इसने मेरी इसी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इसने मेरे साथ बेवफाई की। इसने मेरी जगह पे किसी और शख्स का इंतखाब किया। मेरे निकाह में होते हुए वो किसी और से मोहब्बत करने लगी थी। तुम तो नहीं कभी मेरे साथ ऐसा करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारा हूँ। वो इसके बालों को कानों के पीछे उड़सते हुए मोहब्बत से इससे पूछ रहा था। इसकी बातें सुन के इसकी आंखों में देखने लगी। अगले लम्हे वो इसके गाल पर अपने लब रखते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। कभी भी नहीं। हमारे अंदर, हमारे कानों में अजान के बाद वफा फूंकी जाती है। मैं कभी आपसे बेवफाई नहीं करूँगी। इसके हाथों की हथेलियों पर बोसे देते हुए मोहब्बत से कह रही थी, लेकिन बस मुझे भी बदले में आपसे बहुत सारी मोहब्बत चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मोहब्बत की हकदार रहूँ। मेरी सारी बहनों के सर पर इनके शौहरों ने ला के 2-2 बीवियाँ बिठा दी हैं। वो निगाहें झुकाते हुए बोली, मैंने तो इस वजह से आपका इंतखाब किया कि आप कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। वो इसकी ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर करते हुए कहने लगा, जिसकी हसीन बीवी हो वो पागल ही होगा जो दूसरी शादी करेगा। ये कहते हुए इसकी ठोड़ी पे अपने लब रख चुका था। आप बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, वाकई में मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही हो तुम? तो खुद पूरा मक्खन हो। इसकी गाल को खींचते हुए एकदम से इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता, आंखें बंद करता इसके लबों के ऊपर झुक चुका था, और वो आज इसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही थी, जैसे इजहार करना चाहती और शायद जिस किसी ने भी इसे किसको ईजाद किया था वो बहुत कम वक्त में बहुत सारे जज्बात का इजहार करना चाहता था। शायद वो इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा जज्बात का इजहार नहीं कर सकते थे।
जिसकी वजह से वो सीधा लबों पर ही अपने लब जमा देते और यही इन दोनों के साथ भी था। वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, वो भी चाहता था और इस वक्त वो खामोशी में एक दूसरे से इजहार कर रहे थे। हाथों की उंगलियों में उंगलियां उलझाए हुए वो एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर करीब थे। इन दोनों के दरमियान कोई फासला बाकी नहीं था। इसकी अपने दरमियान के तमाम फासले ख़त्म करता, इसे अपनी मोहब्बत से आशनास करवाने लगा। जैसे जैसे रात गुजर रही थी वो एक नए हातिम से मिली थी, वह हातिम जिसे शायद इसने पहले देखा ही नहीं था, वह हातिम की मोहब्बत जिसको इसने पहले महसूस ही नहीं किया था। सुबह वो अंगड़ाई लेता हुआ उठा तो वो बिल्कुल बिखरी हुई हालत में इसके बाजों के हिसार में सो रही थी। एकदम से इसे खींच के अपने करीब कर लिया, मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया, धीरे धीरे इसकी गाल को सहलाने लगा था। मेरी जान उठ जाओ, वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला है तो इसकी गर्म सांसों की तपिश अपने कान की लूपें महसूस करती। इसने आंखें खोलकर देखा तो इसके करीब इसके ऊपर झुका हुआ मोहब्बत से इसके गाल को सहलाते हुए इसे उठा रहा था। वो अंगड़ाई लेते हुए इसके सीने में एक दफ़ा फिर से अपना सर छुपा गई थी। नहीं ना, मुझे नहीं उठना, ये कहते हुए वो दोबारा से अपनी आंखें बंद कर गई थी। मेरी जान उठो ना, क्यों अपने शौहर के जज्बात को हवा दे रही हो? आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है क्या? अब इसकी गिरेबान से पकड़ के अपने करीब करते हुए बोली। इसकी हरकत देख के वो मुस्कुराने लगा। नहीं, मोहब्बत नहीं हुई। इसकी बात सुन के वो मुंह बनाने लगी। अभी तक भी आपको मोहब्बत नहीं हुई? वो कहने लगा। इश्क हो गया है, इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला। वैसे कल रात बड़ी तड़प रही थी, आप मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी। वो इसे रात वाले लम्हात को लेके छेड़ता हुआ बोला था। इसकी बात सुन के इसके सीने में अपना चेहरा छुपा के नहीं ना, मुझे तंग करें प्लीज़, वो मुंह बनाते हुए बोली। इसे देखते हुए बोली, मैंने तो तंग करना है। इसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला तो इसकी बात सुन के वो अपना सर इसके सीने में छुपा गई। कर लें तंग, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, वो मुंह बनाते हुए बोली। तो इसकी बात सुन के वो कहने लगा। नहीं मेरी जान, नहीं तंग करता। ये कहते हुए इसे अपने हसार में ले गया था। 1 महीना रहने के बाद वो लोग वापस आ गए थे। बीजान भी वापस आ गई, मगर जब से वो वापस आई थी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। वो इसे हॉस्पिटल ले जाने का कहता तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। कहती नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे डर लगता है। वो कहने लगा, देखो मौसम चेंज हुआ है ना, इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा बुखार हो गया होगा, परेशान हुआ था। वो इसे लेके डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने अगली बात जो बताई वो सुन के तो उसके लबों की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश था। जल्दी से इसने बीजान को कॉल की तो बीजान के पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे और इसे पहली दफ़ा एहसास हुआ था ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत आसान था। बस इसे एक मुखलिस और वफ़ादार औरत की ज़रूरत थी और वो ऐसे ही थे। पलवशा ने इसे जिस तरह संभाला था, शायद यहाँ पे कोई और औरत होती तो इसे ऐसे ना संभाल सकती। पलवशा ने इसका रवैया भी बर्दाश्त किया, इसके साथ हर तरह से कंप्रोमाइज़ किया और अब इसका दीवाना हो गया था, इसका आशिक बन गया था। पागलों की तरह इसके आगे पीछे घूमता था। जिसे वो इसे मोहब्बत देती थी, इससे कई ज़्यादा गुना वो इसे लौटा के मोहब्बत देता था। वो अपनी किस्मत पे रश करने लगी थी। इसे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि इसका इंतखाब गलत नहीं था, बस वक्त अच्छा आने की देर थी।